विश्वविद्यालय से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं पंखी जी से आग्रह करती हूँ कि विभागाध्यक्ष द्वारा भेजा गया संदेश वो पाठ कर दे। नमस्कार। आज इस विशेष कारणवश हमारे विभागाध्यक्ष नंदिता राजवंशी मैडम व्याख्यान में उपस्थित नहीं रह पाए। मैडम सर के विद्यार्थी रहे हैं और उन्होंने सर के लिए संदेश भेजा है, तो मैं नंदिता मैम की तरफ से उनकी जो संदेश है वो अभी पाठ कर देती हूँ। नमस्कार सर, आज 15 वर्ष बाद आपको फिर से रूबरू होने का मौका मिला है। नेहू शिलोंग में विद्यार्थी के रूप में आपका व्याख्यान सुना था। आज कोरोना अतिमारी के समय अध्यापक धन्यवाद पंखी जी। पूरी तकनीकी कारण से जो है हम पूरी बात अच्छे से नहीं सुन पाए, फिर भी नंदिता जी को धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित है प्रोफेसर सुशील शर्मा जी। सबसे पहले मैं उन्हीं का वक्ता परिचय देने जा रही हूँ। प्रोफेसर सुशील शर्मा जी, आप 1994 से ही अध्यापन कार्य में रखे। वर्तमान मिजोरम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष शर्मा जी इससे पूर्व जो है पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग अर्थात नेहू में विभागाध्यक्ष रूप में कार्यरत रहे थे। आपके द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकें हैं, जिसमें प्रमुख है रामचरितमानस में नारी, मधुमालती में प्रेम व्यंजना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दृष्टि और सृष्टि, साहित्य विमर्श का विवेक, चिंतन के विविध आयाम। इसके अलावा भी विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपने संगोष्ठी पत्र का पाठ किया है, साथ ही अध्यक्षता भी कर चुके हैं। आपको विभिन्न सम्मानों से भी नवाजा गया है। 2020 में हिंदी भाषा भूषण सम्मान, 2018 में विश्व हिंदी सेवी सम्मान, 2016 में सूर्य अंतर भारतीय भाषा सम्मान, 2014 में साहित्य सौरभ सम्मान, 2009 में राष्ट्र गौरव सम्मान, 2008 में पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी सम्मान, 2006 में सम्मेलन सम्मान, 2003 में रिचर्ड स्लिंग सम्मान, 2001 में पद्मश्री लक्ष्मी नारायण दुबे स्मृति सम्मान, 2021 में हाल ही में आपको एक और सम्मान से नवाजा जाएगा, वो है साहित्यांचल शिखर सम्मान। तो सर, इस सम्मान के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपके निर्देशन में कई विद्यार्थियों ने एमफिल की डिग्री हासिल की है, पीएचडी की डिग्री हासिल की है। महोदय, आपके बारे में जितना भी कहा जाए वो उतना कम है। इतने कम समय में इतनी विस्तृत रूप से हम आपके वक्ता परिचय देने में समर्थ नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि आपके बारे में कहना गागर में सागर भरने जैसा है। इसीलिए मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ कि आप आज हमारे मूल विषय की ओर बढ़े और आप जो है अपनी व्याख्यान को रखिए। अब हमारे सामने हैं डॉक्टर सुशील शर्मा जी, प्रोफेसर सुशील शर्मा जी। सर, धन्यवाद डॉक्टर चंदना शर्मा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। इस आभासी पटल पर जुड़े सभी शिक्षकों, अतिथियों, शोधार्थियों एवं युवा शक्ति के प्रतिनिधि छात्र छात्राओं को मेरी ओर से यथा योग्य अभिवादन। मित्रों, सर्वप्रथम मैं हिंदी विभाग और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ प्राग ज्योतिष महाविद्यालय गुवाहाटी के सभी सम्माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने समसामयिक विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हिंदी की भूमिका विषय पर यह व्याख्यान आयोजित किया है। किसी भी महाविद्यालय के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ IQAC की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह अपने महाविद्यालय में गुणात्मक शिक्षण, प्रशिक्षण और दस्तावेजों को एक स्थान पर केंद्रित रख राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राध्यान परिषद बेंगलोर जो NAAC है, जिससे हमारे महाविद्यालय का मूल्यांकन होता है और उसे ABC यथा योग्य जैसी भी उसकी कार्य प्रणाली होती है उसके अनुसार उसको ग्रेड मिलता है। और यह आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ किसी भी महाविद्यालय की रीढ़ की हड्डी होती है। और इस IQAC के जो अध्यक्ष और उनकी जो टीम है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है अपने महाविद्यालय को किस स्तर तक गुणात्मक रूप से और अपने राज्य में, पूरे भारतवर्ष में उसका क्या A ग्रेड है, B ग्रेड है, और उसी के आधार पर उस महाविद्यालय के छात्र, शिक्षक, महाविद्यालय के जो छात्र हैं, चाहे वो देश विदेश से कहीं से भी उसका रैंक देखकर आते हैं कि उसका ग्रेड क्या है, उसी के आधार पर वो एडमिशन लेते हैं। तो ये महाविद्यालय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है और इस प्रकोष्ठ को अपने दायित्वों के निर्वहन में सदैव तत्पर रहना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आपके महाविद्यालय का अभी NAAC हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रकोष्ठ की ये महत्वपूर्ण दायित्व है और मैं समझता हूं कि उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये व्याख्यान आयोजित किया है। तो हमारा जो मूल विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हिंदी की भूमिका। सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार महंत, प्राग ज्योतिष महाविद्यालय गुवाहाटी को साधुवाद देता हूं और उस महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों तथा प्रकोष्ठ एवं हिंदी विभाग के निष्ठावान, समर्पित शिक्षकों को मैं साधुवाद देता हूं और उस सक्रिय टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है।
उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर चंदना शर्मा और तकनीकी सहायक पंखी सेनापति, जिनका नाम ही पंखी और सेनापति है। ये पूरी सेना को लेकर सेना की सेनापति हैं, क्योंकि अगर तकनीकी ना होती तो आज हम ये जुड़ नहीं पाते। तो संयोजिका डॉक्टर चंदना शर्मा और तकनीकी सहायक पंखी सेनापति का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आपके समक्ष अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है। मित्रों, अत्यंत हर्ष का विषय है कि महाविद्यालय परिवार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हिंदी की भूमिका विषय पर अपना व्याख्यान के लिए मुझे आमंत्रित किया है। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है संक्षेप में उसकी चर्चा करूंगा। उस शिक्षा नीति के मूल उद्देश्य क्या है, शिक्षा नीति का विजन क्या है, और जो उच्चतर शिक्षा संस्थान है उसमें उसकी क्या भूमिका हो सकती है, और यह जो नीति 2020 बनी है इसका प्रभावकारी कार्यान्वयन किस प्रकार हो सकता है। नीति तो बन चुकी, अब इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्रियान्वयन है, इंप्लीमेंटेशन है। हमें यह 2021 से, अब 2021 तो बीत गया, अब कहा कि अब जुलाई 2022 से इसको इंप्लीमेंट किया जाए, इसको कार्यान्वित किया जाए, इसका कार्यान्वयन किया जाए। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके मूल उद्देश्य क्या है, उसका विजन क्या है, उसकी पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, क्रियान्वयन कैसा होना चाहिए, और उसमें भाषाओं की और विशेष रूप से हिंदी भाषा की क्या भूमिका है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपके समक्ष है। इस शिक्षा नीति में 4 अध्याय हैं और 27 इसके अध्याय हैं, पार्ट्स हैं। और इसकी जो, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 107 पृष्ठ की यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुस्तिका है, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से प्रकाशित है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर भी यह बाइलिंगुअल है, द्विभाषी है, हिंदी और अंग्रेजी में। अंग्रेजी में इसमें कुल 66 पेज हैं और हिंदी में यह 107 पृष्ठ की है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज सभी शिक्षकों को, अभिभावकों को, विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। यहां पर जो भाग 1 है स्कूल शिक्षा से संबंधित है। पहले हमारी जो शिक्षा थी वो 10+2 थी, आज हमारी 5+3+3+4 है। स्कूल शिक्षा की हम बात करेंगे आगे, और उसमें 8 अध्याय हैं। दूसरा है भाग 2 उच्चतर शिक्षा है, जिसमें हमारे शिक्षण संस्थाएं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय आते हैं। वो महाविद्यालय चाहे सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, विश्वविद्यालय चाहे राजकीय हैं या केंद्र सरकार के हैं। उनमें कुल 11 अध्याय हैं, अध्याय 9 से लेकर 19 तक। भाग 3 है जिसका विषय है अन्य केंद्रीय विचारणीय बिंदु। उसमें कुल 5 अध्याय हैं, अध्याय 20 से लेकर के और 24 तक।
और इसका जो पार्ट 4 है, भाग 4 है, वह क्रियान्वयन की रणनीति। और इसमें कुल 3 अध्याय हैं, 25 से लेकर के 27 तक। ये इसका एक प्रारूप है। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूरी तरह अवगत हो चुके होंगे, क्योंकि आप शिक्षक हैं और आपने इसको अवश्य पढ़ा होगा। तो यहां हम जो इसके मूल सिद्धांत हैं उनकी हम बात करेंगे। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यह शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित है। पहले जो हम बल देते थे वो शिक्षार्थी पर, विद्यार्थी पर कम बल देते थे, और ये कहते थे कि ये रटंत विद्या होनी चाहिए, और हमारी जो विद्या है वह कौशल पर कम आधारित थी, स्किल्स पर कम आधारित थी। हम रट करके, याद करके पास हो जाते थे, कुछ दिन बाद उसको भूल जाते थे। लेकिन आज की जो शिक्षा है वह शिक्षा खोज की है, जिसमें हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। अब क्या होगा इसके बाद? अनुभव होना चाहिए, उसमें डायलॉग्स होना चाहिए संवाद के आधार पर। वह फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। पहले तो क्या था, आपने 10वीं के बाद आपको 12वीं करनी है, बीए करनी है 3 साल की, आपने 1 साल की छोड़ दिया, 2 साल बाद फिर आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। अब ये एग्जिट, मल्टी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट पर, कि अगर आपने 1 साल भी पढ़ा है तो भी आपको कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब उनका कोई भी वर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर उसने बीए में, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन ले लिया है, और यदि उसने 1 साल भी पढ़ लिया है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 वर्ष पढ़ लिया है, छोड़ दिया है, डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 वर्ष उसने कर लिया है, डिग्री मिल जाएगी। तो यह विद्यार्थी के लिए बहुत ही उपयोगी है, और उसका कोई भी समय व्यर्थ नहीं जाएगा, और वह बहुत ही बहुविषयक उसको ज्ञान प्राप्त हो। सिर्फ एक चीज पर ही वो केंद्रित नहीं रहेगा, वह मल्टी डायमेंशंस, बहुमुखी उसका व्यक्तित्व हो। इस प्रकार से शिक्षार्थी की जो रुचि है, उसकी हॉबी क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसके साथ उसकी जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, उसकी जो क्षमता है, शक्ति है, सीखने की जो उसकी जिज्ञासा है, वह बिल्कुल संतुलित होगी, बैलेंस्ड होगी। और उसका जो पाठ्यक्रम है वह सिर्फ साइंस या मैथ्स पर ही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे साइंस और मैथ्स पर अधिक ध्यान देते हैं। आप देखेंगे 10वीं 12वीं के बच्चे, 12वीं में जब पढ़ता है या 10th में पढ़ता है, तो 24 घंटे में से 15 घंटे मैथ्स पर ध्यान देता है, और जो 4-5 घंटे उस पर साइंस में लगा रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री में। अन्य सब्जेक्ट, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, एक रात में ही पढ़ करके एग्जाम दे देता है, उन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और भाषा पर अधिकार होना बहुत अनिवार्य है, चाहे वो मैथ्स के लिए हो, साइंस के लिए। यदि उस पर, भाषा पर उसका अधिकार नहीं है, उसको लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए जो लिटरेचर के विद्यार्थी होते हैं उनकी भाषा पर कमांड होती है, और अन्य विषय के संकोच करते हैं। जब वो भाषण देते हैं, कहते हैं सर हम तो साइंस के हैं, हम तो मैथ्स के हैं, आप तो लिटरेचर के हैं। तो उनका जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी सीमित होती है। तो इसलिए चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, भाषा हर एक के लिए अनिवार्य है। तो यहां पर जो
बुनियादी शिक्षा थी हमारी आर्ट्स, क्राफ्ट, ह्यूमैनिटीज, मानविकी, स्पोर्ट्स, फिटनेस, लैंग्वेजेस, भाषाएं, साहित्य, लिटरेचर, संस्कृति, कल्चर और मूल्यों पर आधारित मूल्य बेस्ड शिक्षा होनी चाहिए। पहली शिक्षा आप जानते हैं कि मैकाले की शिक्षा अभी चली आ रही है, लेकिन आज जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह भारतीय मूल्यों पर आधारित हो रही है। और भारतीय मूल्य शाश्वत मूल्य है, सदैव चलने वाले हैं। ऐसे मूल्य विश्व में कहीं नहीं। इस प्रकार से यह जो हमारी शिक्षा है चरित्र निर्माण की शिक्षा है, कैरेक्टर बिल्डिंग। शिक्षार्थी में नैतिकता, मॉरलिटी होनी चाहिए, उसमें एक सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए। इस तरह से यह जो हमारी शिक्षा है यह रोजगारोन्मुखी हो, प्रोफेशनल होगी, जॉब ओरिएंटेड होगी। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मूल उद्देश्य है वह है जॉब ओरिएंटेड। और यह जॉब है, ये नहीं है कि हमारी सरकारी ही जॉब हो, वह हस्त दस्तकार होगा। और जो दस्तकार है वह कभी भूखा नहीं मरता है। तो ये जो शिक्षा है हमारी रोजगार पर आधारित है। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 21वीं शताब्दी की यह पहली शिक्षा नीति है। हमारी नई शिक्षा नीति 1986 में बनी, जिसमें 10+2+3 था, 10वीं, 12वीं और बीए, बीकॉम, बीएससी 3 साल की थी। लेकिन यह हमारी 21वीं शताब्दी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और जो देश के विकास के लिए भारत की परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों को आधार बनाकर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में जो रचनात्मक क्षमता है, जो उसमें क्रिएटिविटी है, क्योंकि हमारे यहाँ पाठ्यक्रम पर अधिक बल देते हैं और पाठ्येतर जो गतिविधियां होती हैं, जैसे आपने देखा खेलकूद, संगीत, नृत्य, क्रिएटिविटी, पाठ्यक्रम सहगामी है, इन पर हम ध्यान कम देते हैं। बच्चों से कहते हैं इनको मत करो, पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो। अब बच्चा ड्राइंग कर रहा है, कहते नहीं ड्राइंग मत करो। तो उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो टैलेंट है, उसकी जो प्रतिभा है, उसको हम वहीं रोक देते हैं। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस पर अधिक बल दिया गया है। यहां पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका एक उद्देश्य यह भी है कि बच्चा कहीं भी हो उसको क्रेडिट अर्न करना है। एक क्रेडिट बैंक बना रहे हैं कि अगर वो मिजोरम विश्वविद्यालय से उसने 15 क्रेडिट पढ़ी है और उसको कुल 80 क्रेडिट पढ़नी है, तो वो अन्य क्रेडिट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से पढ़ सकता है या किसी महाविद्यालय से पढ़ सकता है, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ सकता है, और वह चाहे किसी भी समुदाय का है, वह उससे वंचित नहीं रह सकता है। तो इस शिक्षा नीति की एक सबसे बड़ी विशेषता है क्रेडिट। वो कहीं से भी अर्न कर सकता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मूल सिद्धांत है, इसका जो मूल उद्देश्य है, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य आप जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है छात्र का सर्वांगीण विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से उसका विकास करना है शिक्षा का उद्देश्य। लेकिन आज इस शिक्षा का उद्देश्य
मनुष्य को तार्किक बनाना, कार्य करने की क्षमता उसमें करना, यह है जो हमारी शिक्षा नीति है। यह समावेशी है, टोटली है और बहुलतावादी है। इसके मूल सिद्धांत 22 सिद्धांत हैं। आप इन सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। तो इसमें जो 22 सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में जो मूल है कि ये जो शिक्षा नीति है ये बहुत ही लचीली है, फ्लेक्सिबल है। हम फ्लेक्सिबल की आगे बात करेंगे। तो यहां हम समझेंगे जैसे हमारा संविधान की विशेषता है कि हमारा संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है। तो हमारी जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह शिक्षार्थी को सीखने के तौर तरीके, कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता और उसकी प्रतिभा और रुचि के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चयन करने का की स्वतंत्रता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा है इसमें बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज। जैसा आप जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है और यह बहुभाषी देश होने के कारण इसमें भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन दिया गया है, टैलेंटेड। हम बात करेंगे आगे भाषा के विषय में। और भी इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है कि इसमें लचीलापन है। एंट्री, मल्टी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट पर है। अब इसकी जो विजन क्या है, इसकी दृष्टि क्या है, इस शिक्षा नीति की विकास दृष्टि क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विजन है वो भारतीय मूल्यों को विकसित करना है। हमारे जो मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, ये जो हमारे मूल्य हैं, सत्य है, त्याग है, अहिंसा है, समर्पण है, दया है, करुणा है, ये शाश्वत हैं। सिर्फ इनको हमें अपने व्यवहार में उतारना है। गांधी जी से कहा, गांधी जी कि आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते? तो गांधी जी ने कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अर्थात हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, जो जीवन मूल्य हैं, मैंने अपने व्यवहार में उतार लिया है। मैंने अपने चरित्र में, अपनी कार्य प्रणाली में, अपनी वर्क कल्चर में, कार्य संस्कृति में यदि हम उनका निर्वाह करेंगे तो यह भारतीय मूल्यों को विकसित करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अब भाग 1 पर आते हैं। इसकी जो स्कूल शिक्षा है, संक्षेप में हम बात करेंगे। ये जो स्कूल शिक्षा है, हम लोग अभ्यस्त है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी जी के समय हुई थी, उसमें 10+2+3 था। 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक बच्चों की पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर वो रखी गई थी। आज उसको कहा गया है 5+3+3+4। पहले 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। थे पब्लिक स्कूल जिनमें LKG, UKG ये होती थी, लेकिन डायरेक्ट जो सरकारी स्कूल थे या केंद्रीय विद्यालय थे या जवाहर नवोदय विद्यालय, वहां क्लास 5 में, क्लास 1 में जब वो 5 साल का हो जाता था तब उसको 5 साल में एडमिशन दिया जाता था। लेकिन आज ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें 3 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है।
पहले 3 वर्ष को उसको कहा फाउंडेशनल, जो 2 ईयर की होगी, जिसमें उसमें क्लास 3 इयर्स होगा। 3 इयर्स के बाद जिसमें उसमें आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका कहा जाता है, 3 से लेकर के 6 वर्ष तक। बच्चा 3 साल से बाल वाटिका, कहीं उसको बाल वाटिका नाम दिया जाएगा, कहीं इसको आंगनवाड़ी दिया गया है, कहीं प्री स्कूल दिया गया है, आप लोग जानते ही हैं, सब परिचित हैं। दूसरा है 2 साल का है, जो क्लास 1 और 2, जो 6 साल से 8 साल तक होगा। उसके बाद है प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी को कहा गया क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक, और उसको कहा 8 साल से लेकर के 11 वर्ष तक। उसके बाद है मिडिल, क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक, और जिस एज है उसकी उम्र है 11 से 14 वर्ष तक। तो इस प्रकार से ये जो पहला है प्रिपरेटरी और फाउंडेशन, ये 5 साल का हो गया। उसके बाद प्रिपरेटरी 3 इयर्स का हो गया, मिडिल 3 इयर्स का हो गया, और उसके बाद दिया है सेकेंडरी। ये क्लास 9 से लेकर के 12 तक है, और जिसकी एज है 14 साल से 18 साल तक। इस प्रकार से ये हमारी जो नई शिक्षा नीति है, जिसमें 5+3+3+4 की संरचना है, और 3 वर्ष के बच्चे को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था में की देखभाल और शिक्षा, जो उसकी बुनियाद है, जो उसकी फाउंडेशन है, उसको वह स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा, और आगे चल करके बच्चे की जो विकास है वो बेहतर हो सकता है, और वह अपनी उपलब्धियों को खुशी से प्राप्त कर सकता है। अब हम जो मूल हमारा है उच्चतर शिक्षा या उच्च शिक्षा, ये जो उच्च शिक्षा है इस पर हमें ध्यान देना है, और उच्च शिक्षा में हमें लागू करना है, इसको इंप्लीमेंटेशन करना है इसका। तो आप इसको संक्षेप में समझेंगे। जो कोर्स एवं क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है, कोर्स एवं क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन टू अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम विद मल्टी एंट्री एंड एग्जिट, स्नातक पाठ्यक्रम हेतु बहुप्रवेश और निकास हेतु कोर्स और क्रेडिट वर्गीकरण। चाहे आप बीए का अथवा बीकॉम या बीएससी का पाठ्यक्रम बनाएंगे, उस पाठ्यक्रम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, और पूरे भारत में एक जैसा होगा। इसमें कुल ये जो स्नातक की डिग्री है ये 3 वर्ष की होगी और 4 वर्ष की होगी, 3 इयर्स डिग्री और 4 इयर्स डिग्री। तो पहले स्नातक का आप समझ लीजिए, स्नातक स्तर पर क्या है। ये सेमिस्टर सिस्टम है, और इसमें कुल 8 सेमिस्टर होंगे। यदि वो 4 साल का पाठ्यक्रम है, 4 इयर्स के डिग्री करता है, तो 8 सेमिस्टर होंगे, और यदि वो 3 साल का करता है तो 6 सेमिस्टर होंगे। पहला जो फर्स्ट ईयर है, जो 2 सेमिस्टर में है, उसमें इन्होंने हर सेमिस्टर में 7 टॉपिक्स रखे हैं।
इन्होंने पहले कहा उसको कि डीएमजे। डीएमजे का मतलब है डिसिप्लिनरी और आईडीजे का मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी मेजर। डी से है डिसिप्लिनरी और उसको कोड दिया है एमजे, जे से है मेजर अर्थात डिसिप्लिनरी मेजर। फिर इन्होंने दिया डिसिप्लिनरी माइनर IMN या DMN। डी से डिसिप्लिनरी, MN माइनर और वहां MJ मेजर। उसके बाद वोकेशनल स्टडी। फिर इन्होंने दिया फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप। पांचवें में इन्हें दिया लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन, भाषा कौशल और संप्रेषण। छठे में इन्होंने दिया एनवायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान। और सातवें में दिया वोकेशनल स्टडीज, व्यावसायिक अध्ययन। और उसके बाद है रिपोर्ट प्रोजेक्ट, ये रिसर्च प्रोजेक्ट, शोध परियोजना। इस प्रकार से इन्होंने 8 अध्यायों में 8 विषयों में इन्होंने इसको बांटा है। तो जो पहला क्रेडिट, पहली फर्स्ट ईयर है, पहला सेमिस्टर है, उसमें जो मेजर पेपर हैं डिसिप्लिनरी मेजर, उनमें 2 पेपर रखे हैं उन्होंने और 4-4 क्रेडिट का रखा है। जो माइनर है उसमें भी 2 पेपर हैं और 4-4 क्रेडिट के हैं, 8 क्रेडिट के हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन है, हर बच्चे को पढ़ना है, जो बीएससी का है, बीकॉम का है, बीए का है। लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन, ये 4 क्रेडिट का एक पेपर है। इस प्रकार से फर्स्ट ईयर में उसको कुल 20 क्रेडिट का पढ़ना है और 5 पेपर पढ़ने हैं। 2 पेपर मेजर है, 2 पेपर माइनर है और 1 पेपर लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट का है, लैंग्वेज स्किल कम्युनिकेशन का। जब बच्चा सेकंड सेमेस्टर में जाएगा तो उसको 2 मेजर पेपर पढ़ने होंगे, एक 5 क्रेडिट का वोकेशनल स्टडी का पेपर पढ़ना होगा और उसको 4 क्रेडिट का एक पेपर फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप ये करना होगा और उसको एक पेपर 3 क्रेडिट का एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है। इस प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में उसको 20 क्रेडिट के 5 पेपर पढ़ने होंगे। 2 पेपर मेजर होंगे, एक वोकेशनल स्टडी का होगा, एक फील्ड प्रोजेक्ट होगा, एक एनवायरमेंटल साइंस। फर्स्ट ईयर में उसके कुल 2 सेमेस्टर होंगे, उसको टोटल 40 क्रेडिट पढ़ना होगा और टोटल उसको 10 पेपर पढ़ने होंगे। और यदि वो सिर्फ 1 साल पढ़ता है और यहीं छोड़ देता है तो इसको कहते हैं मल्टी एग्जिट। अगर यहीं से वो एग्जिट कर लेता है, निकल जाता है,
तो उसको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट की उपाधि मिलेगी, प्रमाण पत्र मिलेगा उसको। फिर सेकेंड ईयर में अगर वो आता है, फर्स्ट ईयर को नहीं छोड़ता है, सेकेंड ईयर में आता है, थर्ड सेमिस्टर में, थर्ड सेमिस्टर में भी उसको 20 क्रेडिट के पढ़ने हैं, 2 मेजर पेपर पढ़ना है, एक वोकेशनल स्टडी पढ़ना है, एक फील्ड प्रोजेक्ट पढ़ना है, एक वैल्यू बेस्ड पढ़ना है। यहां भी उसको 5 पेपर पढ़ने हैं। और जब वह फोर्थ सेमिस्टर में आएगा तो उसको 5 पेपर पढ़ने होंगे, 2 मेजर, 2 माइनर और एक लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन। ये उसका 2 साल का कोर्स हो जाएगा। यदि ये 2 साल वो पढ़ करके छोड़ता है तो उसको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा। फिर वो थर्ड ईयर में आता है तो उसको फिर 20 क्रेडिट, क्योंकि हर सेमिस्टर में उसको 20-20 क्रेडिट पढ़ने हैं। थर्ड सेमिस्टर में जब वो आएगा, थर्ड ईयर में, फिफ्थ सेमिस्टर में, तो उसको 2 मेजर, 2 माइनर और एक वोकेशनल कोर्स पढ़ना हो। जब वो सिक्स सेमिस्टर में आ जाएगा तो उसको 2 मेजर, एक फील्ड प्रोजेक्ट और एक उसको वैल्यू बेस्ड कोर्स पढ़ना होगा। और जब वो 6 सेमिस्टर में आएगा तो यहां उसको एक रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना होगा 4 क्रेडिट का। तो इस प्रकार से जब वो पूरा 6 सेमिस्टर पढ़ लेगा तब उसको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। तो यहां हमें ये ध्यान देना है, यदि वो फर्स्ट ईयर करके छोड़ता है सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल का पढ़कर छोड़ता है डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल पूरा पढ़ता है तो उसको डिग्री मिलेगी। और जब वो डिग्री उसको मिल जाएगी तब वो एमए, एमएससी या एमकॉम करेगा तो वहां उसको 2 साल की एमएससी या एमकॉम या एमए करनी होगी। और यदि वो 4 साल का यहां मेजर कर जाएगा तो उसको सिर्फ एमए फाइनल में ही, अर्थात उसको एमए, एमएससी, एमकॉम 1 वर्ष की करनी होगी, 1 साल का करना होगा। तो यहां जो सेवंथ सेमिस्टर है, अर्थात 4 ईयर है, 4 ईयर में उसको 20 क्रेडिट का पढ़ना होगा। 7th सेमिस्टर में एक मेजर पेपर पढ़ना होगा, एक माइनर पेपर पढ़ना होगा, और जो फील्ड वर्क है उसका 7 क्रेडिट का होगा, और जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो 5 क्रेडिट का होगा। इस प्रकार से उसको 20 क्रेडिट करना है। और 8th सेमिस्टर में वो एक मेजर पेपर पढ़ेगा, एक वोकेशनल स्टडी पेपर पढ़ेगा, एक फील्ड वर्क का पेपर पढ़ेगा 7 क्रेडिट का, और एक रिसर्च प्रोजेक्ट 5 क्रेडिट का पढ़ेगा, कुल 20 क्रेडिट पढ़ेगा। जब वो 4 साल पढ़ लेगा तब उसको बैचलर डिग्री ऑनर्स ऑब्लिक रिसर्च, उसको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी आफ्टर 4 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स उसको जर्नल डिग्री मिलेगी, या उसको रिसर्च डिग्री भी कह सकते हैं कि उसको रिसर्च डिग्री उसको मिल जाएगी। इस प्रकार से अगर वो पूरा 4 साल पढ़ता है तो उसको 160 क्रेडिट पढ़ना होगा। इस प्रकार से यदि वो पूरे 4 साल पढ़ता है तो उसको मेजर जो है वो 56 क्रेडिट का पढ़ना होगा,
माइनर 28 क्रेडिट का पढ़ना होगा, वोकेशनल 18 क्रेडिट का होगा, फील्ड वर्क 27 क्रेडिट का होगा, लैंग्वेज स्किल्स एंड कम्युनिकेशंस 8 क्रेडिट का होगा, एनवायरमेंटल 3 क्रेडिट का होगा, वोकेशनल बेस्ड 6 क्रेडिट का होगा और रिसर्च प्रोजेक्ट 14 क्रेडिट का होगा। टोटल 160 क्रेडिट उसको पढ़ना होगा। इस प्रकार से हमारा जो उच्च शिक्षा, जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल पर है, इस तरह से उसकी मल्टी एंट्री एंड एग्जिट होगा। अगर वो बीए, बीएससी, बीकॉम पूरे 1 साल पढ़ता है, उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। 2 साल पढ़ता है, डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। 3 साल पढ़ता है, उसको डिग्री मिलेगी, जनरल डिग्री। और यदि वो 4 ईयर पढ़ता है तो उसको मेजर या रिसर्च डिग्री मिलेगी। अगर बच्चा आगे एमए करना चाहता है या रिसर्च करना चाहता है, अगर उसने 3 साल का बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, तो वो 2 साल का एमए करेगा, एमएससी करेगा, एमकॉम करेगा। और यदि बच्चे ने 4 साल का मेजर किया है या रिसर्च किया है, तो उसे एमए, एमएससी 1 साल की करनी होगी। तो हम यहां पर एमए, एमएससी की पाठ्यक्रम की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपको फोकस सिर्फ इस पर देना है। इसके बाद जो हमारा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का जो पाठ्यक्रम है, और हमारे विश्वविद्यालय में तो, मिजोरम विश्वविद्यालय में तो बन गया है बीए का भी, बीकॉम, बीएससी और एमए का भी, एमए, एमएससी, एमकॉम। और अगस्त 2022 से हमारे यहाँ इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा पूरे मिजोरम में, कॉलेजों में भी और यूनिवर्सिटी में। इसके बाद जो क्रियान्वयन है, ये जो क्रियान्वयन है, क्योंकि कोई भी नीति बना देना अलग बात है, नीति बना दी, अब उसका यदि इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, वो लागू नहीं हुई, तो उस नीति का कोई महत्व नहीं। इस नीति का महत्व यही है कि इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। और ये जो प्रभावशाली इंप्लीमेंटेशन कब होगा, इसके लिए हमें चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप कार्य करना होगा। भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि वह सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, छात्र हैं, प्रशासन है, उन सब के मध्य पहले जन जागृति करें, उनको जागरूक करें, इस शिक्षा नीति से उन्हें अवगत कराए और अवगत कराकर धीरे से इसको इंप्लीमेंटेशन करें। यदि अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, शोधार्थी उसको नहीं जानेगा, तो उसका अनुपालन प्रभावशाली ढंग से नहीं हो सकता। इसीलिए जगह जगह व्याख्यान, संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, वर्कशॉप, कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। ये जो क्रियान्वयन है, इसके मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। सबसे पहले इसके 6 सिद्धांत हैं कि नीति की जो भावना है और इसका जो प्रयोजन है वह सबसे महत्वपूर्ण है। भावना यह है कि ये हमारे भारतीय मूल्यों पर आधारित है, और इसका प्रयोजन, इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य यह है कि हमारा विद्यार्थी रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त कर सके।
उसके बाद ये जो नीति है इसको चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप वर्कशॉप कराएं, संगोष्ठी कराएं, छात्रों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को ये कहें कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य ये हैं, इस तरह से पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा, इस तरह से आपको रोजगार के अवसर हैं और इस तरह से हमारी भारत सरकार ये चाहती है कि इसको लागू किया जाए। तो इस तरह से इसे हमें चरणबद्ध तरीके से इसका क्रियान्वयन करना है। हमारी जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक योजना निर्माण की योजना कैसे करनी है, क्योंकि ये राज्य सरकार का दायित्व है कि उसे अपने राज्य में लागू करे और केंद्र सरकार ने जो बनाई है नीति, तो राज्य और केंद्र सरकार, इसको हम कहते हैं समवर्ती सूची, दोनों का है अधिकार होता है उसमें। फिर निगरानी रखे उस पे और उसके बाद समन्वय पूर्वक उसका क्रियान्वयन करे। तो इस प्रकार से इसके जो क्रियान्वयन के जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं वो 6 सिद्धांत हैं और इस तरह से हमें इस नीति की भावना को समझना है, इसके उद्देश्य को समझना है। इसके बाद हमें चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य तालमेल बना करके अपने राज्य में इसका क्रियान्वयन करना है। अब नीति का जो महत्वपूर्ण दायित्व है वो है इसका क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन करके फिर आप उसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा करें, उसमें आपको क्या कमी लगती है, क्या अच्छाई लगती है, जो कमियां लगती हैं उनमें सुधार करें, पाठ्यक्रम को और समृद्ध करें, जो हमारी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सारी उपलब्ध होनी चाहिए। अब यहां इसके बाद है हिंदी की भूमिका या भाषाओं की भूमिका, क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है और भाषा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहां पर इसमें यह कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि कक्षा 5 तक सभी विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और जो मातृभाषा होती है उसमें बच्चा अच्छी तरह समझ जाता है, अपने विचारों को, भावों को अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है। और उसके बाद मातृभाषा के साथ साथ जो उनकी जो भी क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में वो अपनी शिक्षा दे। पूर्वोत्तर के विशेष संदर्भ में यदि हम बात करें तो पूर्वोत्तर में बहुत सी भाषाएं हैं, अब जैसे मणिपुरी है, असमिया है, बोडो है, लेकिन जो अन्य भाषाएं हैं वो भाषाएं तो रोमन में लिखी जाती हैं, तो उनमें कैसे शिक्षा होगी, मातृभाषा में कैसे शिक्षा दी जाए। तो उनके लिए विकल्प है कि वो किसी भी लिपि को चुन सकते हैं और उस लिपि के आधार पर उस भाषा में वो अपनी शिक्षा दे सकते हैं। जहां तक हम भाषा की बात करें, हिंदी भाषा, क्योंकि ये हिंदी विभाग करा रहा है, तो हिंदी आप जानते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, संपर्क भाषा है, विश्व भाषा है और हिंदी का जो क्षेत्र है वो व्यापक क्षेत्र है और हिंदी या कोई भी भाषा हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में इतनी भाषाओं, इतनी बोलियों का प्रचलन है।
विश्व में इतनी कितनी कहीं भी भाषाएं नहीं है जितनी भारत में। और भारत के भी यदि हम पूर्वोत्तर की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं और ये राज्य सभी प्राकृतिक सुषमा, संस्कृति, लोक साहित्य, लोक संस्कृति और भाषा वैविध्य की दृष्टि से विलक्षण क्षेत्र है। कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। वाली कहावत यहाँ पूर्ण रूप से चरितार्थ ही नहीं होती, बल्कि 4 कोस से पहले भी भाषाएं बदलती दिखाई देती। पूर्वोत्तर में आप देखेंगे अरुणाचल में लगभग 22-26 भाषाएं बोली जाती, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, हर राज्य में, सिक्किम, हर राज्य में बहुत सी जनजातीय भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर में बात करें तो एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते। माने नागालैंड में है नागामीज भाषा है, अब आदि है, आओ है, सीमा है, लोथा है, एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते। थोड़ी देर बात करते हैं और फिर वो हिंदी में बात करने लगते हैं। और वहां की जो पहचान है जनजातीय जातियों की पहचान, वो उनकी आभूषणों से, उनकी वेशभूषा से है। हम वेशभूषा से पता कर लेते हैं, आभूषण से पता करते हैं ये मिजो है, ये मणिपुरी है, ये खासी है, ये गारो है। तो इस प्रकार से पूर्वोत्तर में जो हिंदी की जो भूमिका है वो बहुत विस्तृत है। हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है और हिंदी वहां व्यापक रूप से सभी जगह क्लास 1 से लेकर के पढ़ाई जाती है। कोई हिंदी का वहां किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। और हिंदी रोजगार की भाषा है और विशेष रूप से जो हिंदीतर भाषी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर के हमारे 8 राज्य, दक्षिण भारत के 4 राज्य, उनके लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, यहां से आप विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी क्षेत्रीय बोलियां हैं, मिजो है, खासी है, असमिया है, तेलुगु है, ये सारी की सारी भारतीय भाषा संस्थान मैसूर से ये लोग योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हिंदी के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं। आप शिक्षक बन सकते हैं, आप प्राध्यापक बन सकते हैं कॉलेज में, स्कूल से लेकर के कॉलेज के प्रोफेसर तक आप बन सकते हैं। आप लेखक बन सकते हैं, आप अनुवादक बन सकते हैं। भारत सरकार के, केंद्र सरकार के कार्यालयों में सब जगह हिंदी अधिकारी का पद है। अब तो उसको सहायक निदेशक, सहायक हिंदी निदेशक कहा जाता है। ट्रांसलेटर के पद हैं केंद्र सरकार के कार्यालयों में। आप टाइपिंग कर सकते हैं, टाइपिस्ट बन सकते हैं, टंकक हिंदी में। हिंदी में आप समाचार पत्र निकाल सकते हैं, पत्रिका निकाल सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं आप असमिया का हिंदी में, हिंदी से असमिया में, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं अनुवाद के रूप में आप अपनी संस्कृति का, अपने साहित्य का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर बन सकते हैं आप, हिंदी का स्टेनोग्राफर, टाइपिंग कर सकते हैं, टाइपिस्ट बन सकते हैं। तो रोजगार की अपार संभावनाएं हिंदी, और हिंदी का जो क्षेत्र है, हिंदी का जो बाजार है, हिंदी की जो संस्कृति है, वो बहुत व्यापक है। तो इस तरह से हिंदी में रोजगार की अपार संभावनाएं। यहां पर पंत जी की पंक्तियां हैं, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भाव में टिके रहना, किंतु जाना उस सीमा तक जिसके आगे रहा नहीं है। सिर्फ हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम सिर्फ यहीं रुक जाएं। हमें उस लक्ष्य तक जाना है जहां अपार संभावनाएं। सिर्फ हमें क्या करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्तमान युग है वह प्रतियोगिता का युग है, और प्रतियोगिता हर क्षेत्र में।
क्षेत्र, चाहे आर्थिक हो, साहित्यिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रतियोगिता ही प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता के युग में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, इसके लिए आपको कुछ सूत्र हैं, उनको ध्यान देना होगा। सबसे पहला सूत्र है स्व को पहचानना, अपने आप को पहचानना, अपनी प्रतिभा को, अपनी टैलेंट को, अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को पहचानना। क्योंकि जितने भी बड़े इस संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य है, और जब मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कृति है तो उसके मन में ये हीन भावना क्यों? जितने भी बड़े वैज्ञानिक, साहित्यकार, समाज सेवी, राजनेता हुए हैं, वो आप और हमारी तरह ही हैं। कोई आसमान से टप कर नहीं आया, कोई अपनी मां के पेट से कुछ सीख कर नहीं आया, सबने यही सीखा। कहते जहां चाहा वहां रहा। इसलिए आप ये ना समझे कि हम तो हिंदी तरभाषी हैं, हम तो पूर्वोत्तर में रहते हैं, हमें तो हिंदी नहीं आती है, हिंदी तो बड़ी कठिन है। तो सिर्फ आपको जिस प्रकार से प्यासा कुएं के पास जाकर के प्यास बुझा लेता है, कुआं कभी भी नहीं जाता प्यासे के पास, प्यासा व्यक्ति ही कुएं के पास जाएगा, जिसको जरूरत पड़ेगी वही जाएगा और उसको ही वह प्राप्त होगा। तो आपको अपने मन में कभी कोई हीन भावना नहीं लानी। आप ये समझें कि मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकती हूं। इस तरह से आप कभी भी अपने मन में कोई हीन भावना न लाए, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, अपने आप को पहचाने आत्मविश्वास के साथ। दूसरा है सकारात्मकता, सकारात्मक सोच। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति, एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। एक हमेशा सकारात्मक सोचता है, एक हमेशा नेगेटिव सोचता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, दो कांच के गिलास हैं, एक आधा पानी से भरा, एक आधा खाली हुआ है। अब दो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी कहता है सर आधा भरा हुआ है, दूसरा कहता है सर आधा खाली है। दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। जो सकारात्मक सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, वो सोचता है ये आधा भरा हुआ है, इसको और प्रयास करके, मेहनत करके इसको और पूरा भरना है। तो उसको मेहनत करेगा, सकारात्मक सोचेगा, सही दिशा की ओर जाएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। जो नेगेटिव सोचता है, नकारात्मक सोचता है सर आधा खाली है, और वो नकारात्मक सोचता है ये और खाली होता चला जाएगा। तो हमेशा हमें सकारात्मक सोचना है। यदि सैनिक युद्ध करने से पहले ये सोच ले कि मैं तो मर जाऊंगा, वहां जाके मेरा तो ये हो जाएगा, तो वो तो पहले ही हार गया। उसने कहा नहीं, जो होगा मैं देश की सेवा क्या करूंगा, देश के लिए मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। तो वो युद्ध में जीत कर आएगा। तीसरा है समय का सदुपयोग। समय सबके पास 24 घंटे है, किसी के पास ज्यादा है। जो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, और जो समय को बर्बाद कर देता है वह जीवन भर पछताता है। तो समय, हमें अपने समय का सदुपयोग करना है, सारे काम करने हैं टाइम टेबल बना करके, समय सारणी बना करके अनुसार कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे 2 घंटे टीवी देखना है। आजकल क्या है, सोशल मीडिया है, लोग बस व्हाट्सएप फेसबुक इसी पर लगे रहते हैं, सारा समय उसी में बर्बाद कर देते हैं। इसका उपयोग करें, ये भी आज की डाक व्यवस्था है, लेकिन इसको एक समय दे दें कि हमें 15 मिनट देखना है सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक ये सब। तो अपने समय का सदुपयोग करें। जिस प्रकार से ज्वार भाटा किसी की इंतजार नहीं करती, या रेलगाड़ी हवाई जहाज किसी का इंतजार नहीं करता, जो समय पर पहुंच जाते हैं बैठकर चले जाते हैं, जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं। तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। और चौथा है परिश्रम। परिश्रम सफलता की कुंजी है। जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो कभी थकते नहीं है।
और जो परिश्रम नहीं करते हैं वो हमेशा आलस्य में रहते हैं। हवाई किले हवा से नहीं बनेंगे, हवाई किले हवा में उड़ जाएंगे, लेकिन आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी में मेरी 4 पंक्तियां हैं। ऊंचा उठोगे कर्म से, कर्म माने भाग्य से, परिश्रम से। ऊंचा उठोगे कर्म से, आगे बढ़ोगे कर्म से। आशावादी बनो यदि सफल होना चाहते हो, भाग्य को भी लिख सकोगे तुम अपने कर्म से। अपने परिश्रम से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। लोग कहते नहीं भाग्य में होगा तो ये मिलेगा। भाग्य तो तब होगा जब हम कर्म करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे बहुत समय दिया, इसके लिए मैं आप महाविद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसमें जितने भी इस आभासी पटल पर प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, उन सब ने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना। इसके लिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, आप लोगों का स्वागत है। जी मैडम। प्रतिभागियों में से अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आप अपना माइक्रोफोन ऑन करें और अपना सवाल पूछ सकते हैं। रिया जी कुछ पूछना चाहती थी तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई भी जिज्ञासा हो तो सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि सर ने इतनी विशद रूप से और इतने अच्छे तरीके से विषय को समझाया है, लगता नहीं है कि किसी के मन में कोई शंका रह जाएगी। फिर भी अगर कोई सवाल पूछना चाहे। शायद कोई नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली आपने इतनी सुंदर तरीके से विषय को समझाया कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और केवल विद्यार्थी ही नहीं, आपको बताते हुए हर्ष हो रहे हैं कि बहुत सारे विद्यालय, महाविद्यालय और असम के ही नहीं, असम से बाहर भी बहुत महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से लोग हमारे साथ जुड़े हैं सर। और अपने इतनी सुंदर तरीके से, इतने सारगर्भित तरीके से हमें आशीर्वचन दिया, हमारा ज्ञान बढ़ाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर प्रीति वैश्य जी से आग्रह करती हूँ कि आप जो है सबको धन्यवाद ज्ञापित करें। म्यूट है ऐसा लग रहा है। मैडम का माइक्रोफोन ऑफ है, काइंडली माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। प्रीति जी अपना माइक्रोफोन ऑन करें। हाँ, हमारे महाविद्यालय के लिए यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी की भूमिका शीर्षक पर व्याख्यान कार्यक्रम हुआ है। अभी हम आज के इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आभार प्रकट में शामिल है। पहले हम आभार प्रकट करते हैं आज के व्याख्यान का स्रोत वक्ता मिजोरम विश्वविद्यालय आइजल के हिंदी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा जी को, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी की भूमिका जैसे विषय को गागर में सागर भरकर हम लोगों को, खासकर विद्यार्थियों को, अपने सारगर्भित एवं ज्ञानवर्धक वक्तव्य से उपकृत कराए। धन्यवाद सर। हम इस महाविद्यालय के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मनोज कुमार महंत जी की आभारी हैं, जिन्होंने हमें इस व्याख्यान कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अनुमति और अनुप्रेरणा दी है। वे आज हमारे महाविद्यालय में आयोजित एक दूसरे ऑफलाइन कार्यक्रम में व्यस्त रहा। इस व्यस्तता के बावजूद उन्होंने व्याख्यान कार्यक्रम में जुड़कर हमें कृतार्थ किया। हम आभारी हैं इस व्याख्यान से जुड़े उप अध्यक्ष महोदया डॉक्टर चंपा चौधरी जी तथा हमारे महाविद्यालय के IPSC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मंजीत कुमार मजुमदार सर जी के, जिनकी सहायता से यह कार्यक्रम सफल बन सका। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस व्याख्यान से जुड़े प्रोफेसर डॉक्टर मेजर बुद्धदेव आर्य विद्यालंकार जी,
डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी, चिरंजीव लिंगाम जी, आलोक सिंह जी तथा भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों और हमारे महाविद्यालय प्रीति जी, आपका माइक्रोफोन ऑफ हो गया है। प्रीति जी, प्रीति जी, आपका माइक्रोफोन ऑफ हो गया है। प्रीति जी, अपना माइक्रोफोन ऑन करें। क्षमा कीजिएगा। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस व्याख्यान से जुड़े प्रोफेसर डॉक्टर मेजर बुद्धदेव आर्य विद्यालंकार जी, डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी, चिरंजीव लिंगाम जी, आलोक सिंह जी तथा भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों और हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक प्राध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों के, जिनके कारण यह व्याख्यान सफल हो पाया। हम आभारी हैं हमारे महाविद्यालय के सहकारी प्राध्यापिका पंखी सेनापति का, जिनके तकनीकी सहयोग से यह कार्यक्रम सफल बन पाया। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी। मैं पुनः जो है इस व्याख्यान में सम्मिलित सभी विद्वजनों को, सभी सुधीजनों को पुनः जो है नमस्कार करती हूँ और इसी के साथ हम जो है इस कार्यक्रम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। सर कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नमस्ते सर, मैं प्रीति। हाँ प्रीति जी। हाँ सर। मुझसे बात कहना चाह रही हो और किसी से? क्या सर? मुझसे बात करना चाह रही हो? हाँ हाँ सर। चलिए बधाई आपको। आपके कॉलेज में तो हम गए थे जब आपका वाइवा लेके आपके कॉलेज घूमने गए। अच्छा। PhD वाइवा याद है? हाँ सर याद है। तो उस दिन चंदना जी का फोन आया तो हमने बताया, पूछा कौन कौन है, तब बता रही थी, तो हमने कहा हम तो गए थे आपके कॉलेज में, घूम के भी आए। हाँ सर। और सब ठीक है? हाँ सर ठीक है। सर कभी यहाँ आइए, हमारे कॉलेज देखने के लिए बहुत ही सुंदर है। हाँ नहीं बहुत सुंदर है, अब आएंगे हम जरा। अभी तो हम आगे दिल्ली, हमारी 18